अगर आप एसएससी लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन चाहे वो सीजीएल 2022 हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, जेई, जेएसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल इन जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि कैसे इस सेक्शन को कवर किया जाए और इस सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स अचीव किया जाए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल स्टडीज का रामबाण सॉल्यूशन एसएससी घटना चक्र का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या सुना आपने? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपको यकीन मानिए, अगर आपने इस पूरे सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया तो इसके बाद आपको जनरल स्टडी में कोई परेशानी नहीं होगी और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कीजिएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इस सीरीज के अलावे आपको सामान्य अध्ययन पर समय नहीं देना है। बस जितना यहाँ पर कराया जाएगा वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, काफी होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी लेवल तक के लिए, इवन पीसीएस तक के एग्जाम के पीटी को ये कवर करेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो को कवर करा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत समझ में भी आएगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। चलिए बात करते हैं। इससे पहले हमने बात किया था दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से पहले हमने इस्लाम धर्म के बारे में बात किया, फिर भारत पर अरबों का आक्रमण देखा, मोहम्मद गौरी को देखा, महमूद गजनवी को देखा, उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जिसने यहां पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने क्या देखा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंशों का यहां पर शासन होता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारी चीजों को हम लिख नहीं पाएंगे, ध्यान से केवल आपको सुनना है क्योंकि अगर लिख लिख करके बताते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा जिससे वीडियो लंबा हो सकता है। तो इसीलिए आपको समझना है, हर कुछ यहां पर समझाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपके लेवल तक को, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंशों का शासन रहा है और ये राजवंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश। देखिए दिल्ली सल्तनत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का स्थापना किया। 1206। तो गुलाम वंश पहला क्या बोलते हैं वंश है दिल्ली सल्तनत के अंदर, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश बोलिए या फिर मामलुक वंश बोलिए। तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। उसके बाद दूसरा जो क्या बोलते हैं वंश आता है, जो दूसरा है वो आपका खिलजी वंश है। गुलाम के बाद खिलजी वंश, और खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? 1290 से 1320, याद रखिएगा। और उसके बाद तीसरा जो राजवंश आता है खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है। कौन सा? तुगलक वंश आता है जिसका शासनकाल रहा 1320 से लेकर के 1412। देखिए सबसे ज्यादा दिन तक, सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वो दिल्ली सल्तनत के अंदर किसका रहा है? आप देख सकते हैं जो रहा है वो लगभग 100 साल तक रहा है। किसका? तो तुगलक वंश का, ठीक है। तुगलक वंश का चौथा जो तो चौथा जो वंश है इसमें वो आपका सैयद वंश है। छोटे समय मतलब थोड़े से समय के लिए यह रहा है, इससे ज्यादा प्रश्न भी नहीं बनता है तो हम जितना बनता है उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो सैयद वंश 1414 से 1451 तक इसका शासनकाल रहा। और उसके बाद पांचवा और अंतिम दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम शासन राजवंश जो है वो आपका जो है लोदी वंश है, ठीक है। लोदी वंश 1451 से 1526 तक, और 1526 के बाद लोदी वंश का खात्मा हो जाता है और दिल्ली सल्तनत के बाद यहां पर मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा कर दिया जाता है। इस बात को हम जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है? पहले राजवंश के बारे में जितना प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता था, जितना इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता था, हर कुछ हमने देखा गुलाम वंश के बारे में। अब आएगा हमारा खिलजी वंश। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो बताइए वो पहला मुस्लिम कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर whose empire covered almost the whole of India up to its एक्सट्रीम साउथ, ठीक है। तो ऐसा मुस्लिम शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। जब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात आई है तो चलिए खिलजी वंश के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। अभी हमने देखा कि खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा वो 1290 से 1320 तक रहा। कब तक? 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के अंतर्गत देखिए, खिलजी वंश के अंदर वैसे तो 5 शासक हुए, ठीक है। थोड़े दिनों के लिए कुछ कुछ ने क्या बोलता है शासन किया, लेकिन यहां पर 3 शासक हुए दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहला जो कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करा। और खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब करा था तो उस समय जो दूसरा शासक
है खिलजी वंश का, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट शासक है दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का, वो है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो ये तीन शासक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1290 ईस्वी से 1290 ईस्वी से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यहां पर शासन करता है, और यही इसी ने इसका स्थापना करा था। जिस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका स्थापना किया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी को इसने कौन सा पद दिया था? तो याद रखिएगा, इसने दिया था इसे तो आमिर ए तुजुक का पद। कौन सा पद दिया था? आमिर ए तुजुक का पद इसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ठीक है, और इसके शासन काल में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में कुछ विद्रोह हुए थे, जिसे याद रखिएगा। एक तो हुआ था मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपका हुआ था मलिक छज्जू का विद्रोह, दूसरा हुआ था ताजुद्दीन कुची का एक षड्यंत्र, और एक हुआ था सीदी मौला का षड्यंत्र। और ये कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल के समय एक ईरानी फकीर सीदी मौला को कैसे मारा गया था? तो उसको हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया था। ठीक है, हाथी के पैरों तले उसे कुचल कर मार दिया गया था। समझ में आया? उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं मलिक छज्जू का जो विद्रोह है, उस विद्रोह को सफलतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी ने जब दबाया तो 1291 में अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मनिकपुर का सूबेदार बना देता है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कड़ा मनिकपुर का सूबेदार। अच्छा, 1296 में हमने क्या देखा कि 1296 के बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है। तो इससे पहले 2 साल पहले 1294 में अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है। ठीक है, इससे पहले 1294 में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है, और देवगिरी को जीत करके वहां से बहुत ज्यादा धन संपत्ति लूट लेता है। और जब उस धन संपत्ति को लूटता है तो वो जो जलालुद्दीन खिलजी उस समय सुल्तान था, उससे उस धन संपत्ति को क्या करता है? छिपा करके रखता है, अपने आप को मजबूत बनाता है। और जब वो मजबूत हो जाता है तो एक दिन ऐसा आता है 1296 के टाइम पे जलालुद्दीन को ही वो मतलब साफ कर देता है, यानी कि जलालुद्दीन का पत्ता साफ कर देता है, उसका हत्या कर देता है, और अपने आप को कह देता है कि हम ही हैं सुल्तान। और दिल्ली में बलबन के लाल महल में, दिल्ली में बलबन के बारे में तो आपको पता होगा, गुलाम वंश का बलबन। ठीक है, बलबन का पोता था कैकुबाद, और कैकुबाद का बेटा था क्यूमर्स। ठीक है, कैकुबाद का बेटा था क्यूमर्स, जिसको कि मार करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दिल्ली के लाल महल में, जो कि बलबन के द्वारा बनाया गया था, उसमें अपना क्या किया? राज्याभिषेक करके अपने आप को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, इसने क्या किया? अपने आप को सुल्तान घोषित किया, और सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण कर ली इस अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि भी इसने धारण करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि सिकंदर के समान। और ये भी जो था एकदम साम्राज्यवादी था, अपना साम्राज्य विस्तार करने वाला था। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1296 की तो ये बात है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब होता है? 1266 में। कब? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म होता है 1266 में, और इसके पिता का नाम, इसके फादर का नाम जो था वो था शहाबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी भतीजा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी का शादी भी अलाउद्दीन खिलजी से कराया था, इसका मतलब भतीजा और दामाद दोनों था। अब अलाउद्दीन खिलजी की जब अलाउद्दीन खिलजी राजकाज संभालता है 1296 से 1316 तक, तो इस दरमियान में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का जो इंपॉर्टेंट है बाजार नियंत्रण और बाजार पर जो मूल्य नियंत्रण था, जो कि मनमाने ढंग से आप मूल्य नहीं ले सकते हैं, बाजार पर नियंत्रण इसका बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये सब बात जो है अलाउद्दीन खिलजी को अलग बनाता है। पहला कि बाजार पर नियंत्रण करने के लिए इसने एक सहना नाम के अधिकारी की नियुक्ति करी थी। ठीक है, सहना नाम के अधिकारी की नियुक्ति करी थी। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा कि इसने एक दीवान ए मुस्तखराज की भी स्थापना करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज का काम होता था, इस विभाग का काम होता था राजस्व को एकत्रित करने का, राजस्व रेवेन्यू को एकत्रित करने का। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी का जो मेन एम था, एक तो शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना। ठीक है, शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना। जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ
टैक्स लगाए थे। एक तो इसका टैक्स था, याद रखिएगा, घरी कर, ठीक है? घरी कर यानी कि घर एवं झोपड़ी पर जो टैक्स होता था उसे उस समय घरी कर कहा जाता था। इसने एक घरी कर लगाया, दूसरा चरी कर लगाया, ठीक है? चरी कर या फिर चराई कर बोलते हैं, यानी कि दुधारू पशुओं के ऊपर इसने एक टैक्स लगाया था, चराई कर, ठीक है? एक बात याद रखिएगा, इसके टाइम का रामचंद्र देव जो कि देवगिरी का शासक था, ठीक है? रामचंद्र देव जो कि देवगिरी का शासक था, और देवगिरी किधर है? साउथ में है। तो रामचंद्र देव जो कि देवगिरी का शासक था, इसको अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। मलिक काफूर को दक्षिण की अभियान पर यह भेजता है, और मलिक काफूर रामचंद्र देव को जब पराजित करता है तो अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि देते हैं, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी किसे, मलिक काफूर को राय रायन की उपाधि देते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ पद्मावत, और इस पद्मावत ग्रंथ में जो है पद्मिनी राजा, एक तो राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बारे में इसमें जिक्र है कि कैसे उसने जौहर किया था, किस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी का बुरा नजर रानी पद्मावती पर पड़ता है, ये सब बात इसमें लिखा है, ठीक है? तो चलिए, हमने यहां तक देखा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक कफूर को कहां से उठाता है? तो जब ये गुजरात विजय पर था उस समय वहां से उठाता है, और मलिक कफूर का अन्य नाम जो था वो हजार दिनारी भी था, हजार दिनारी भी था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? गुप्तचर विभाग का भी स्थापना किया था, ठीक है? मलिक कफूर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी अपना राजकाज संभालता है, उस समय ये क्या करता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। उसमें से उसने ये कहा कि भूमि का जो जमीन होता है उसका पैमाइश करके टैक्स लिया जाएगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो कुछ लगान अधिकारी होते थे जो टैक्स लेने का काम करते थे, उनसे इन्होंने ये सब अधिकार छीन लिया, ठीक है? और उसके बाद बोला कि तुम लोग ये सब काम नहीं करोगे, अब हमारे द्वारा जो भी पोस्ट दिए जाएंगे, जो अपॉइंट किए जाएंगे, वही टैक्स लेगा, तुम लोग यहां से निकलो। तो उसके बाद और लोगों से भी इसने जमीन छीन लिया, मतलब कि एक होता था मिल्क मतलब क्या होता था? राज्य के द्वारा दिया गया संपत्ति, इनाम, पेंशन, इन सब से जो जमीन आता था। एक होता है वक्फ बोर्ड, अभी भी आपने सुना होगा। तो धर्म के लिए कुछ भूमि दिया जाता था, तो उन सबको ये छीन लेता है, मतलब कि खालसा भूमि का इसके समय क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो खालसा भूमि क्या होता है? सुल्तान की भूमि। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये होता है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का कुछ निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, उसे याद रख लीजिएगा। एक आपका अलाई दरवाजा है, ठीक है? एक अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार के गेट को बनाया गया। उसके बाद जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितून और हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? निर्माण कार्य है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपका मुबारक खिलजी है, जो कि 1316 से 1320 तक इसका शासनकाल रहा। और मुबारक खिलजी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात केवल ये है कि मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, खुद को मुबारक खिलजी ने खलीफा घोषित कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा सुल्तान था खिलजी वंश का जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है? खुद को खलीफा घोषित करने वाला यही था मुबारक खिलजी। अच्छा, मुबारक खिलजी को न्यूड जो स्त्री पुरुष होता था उसका संगत पसंद था, यानी कि सोच लीजिए किस टाइप का ये इंसान था मुबारक खिलजी, ठीक है? अच्छा, दूसरा बात हम यहां ये करेंगे कि मुबारक खिलजी के बाद बहुत कम समय के लिए, याद रखिएगा, बहुत कम समय के लिए, कितने समय के लिए? 15 अप्रैल से लेकर के 7 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3-4 महीने के लिए यहां पर किसके बाद? मुबारक खिलजी के बाद एक खिलजी वंश में ही एक भारतीय मुस्लिम का शासनकाल रहा जिसका नाम है खुसरव शाह। क्या? नसीरुद्दीन खुसरव शाह। अब देखिए, ये नसीरुद्दीन खुसरव शाह जो था, ये शुरू से मुस्लिम नहीं था, बल्कि ये हिंदू से मुसलमान में धर्मांतरित हुआ था। वैसे तो चलिए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये मतलब हिंदू से मुसलमान बना था नसीरुद्दीन खुसरव शाह, और इसका शासनकाल तो हमने बताया बहुत कम, 4-5 महीने का था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था, और जब नसीरुद्दीन खुसरव शाह जब शासन राजकाज संभालता है तो उस समय इसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु है। तो इनके विरोधियों के द्वारा ये कुछ नारा दिया गया था, इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो हमने पूरा खिलजी वंश को देख लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्न में से कौन राज्यपाल था? एक इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो दीपालपुर, जो कि पंजाब पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान वाले जो पंजाब है उसका, उसमें एक दीपालपुर जगह था, वहां का राज्यपाल बनाया गया था किसे? गयासुद्दीन तुगलक को। किसे? गयासुद्दीन तुगलक को, जो कि आगे चलकर तुगलक राजवंश की स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखिएगा, तुगलक राजवंश का स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्यपाल था। किस किस इस जगह का? तो दीपालपुर का, याद रखिएगा, दीपालपुर का, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति भी रहा है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो ये पंजाब का, पाकिस्तान वाले पंजाब में दीपालपुर का गवर्नर था, राज्यपाल था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक सेनापति भी था वहां का, याद रखिएगा। देखिए, गुजरात, गुजरात विजय तो अलाउद्दीन खिलजी का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गुजरात विजय के बारे में। तो गुजरात में वाघेला राजवंश जो था, गुजरात में वाघेला राजवंश, ये अंतिम हिंदू राजवंश था, वाघेला राजवंश गुजरात का। अच्छा, अंतिम हिंदू राजवंश था। और जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करता है तो वहां पर वाघेला राजवंश का शासन था। वाघेला राजवंश बोलिए या फिर बघेल राजवंश बोलिए। तो जब ये उस पर अटैक करता है तो इसके बाद वाघेला राजवंश का अस्तित्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो जो अंतिम राजवंश, वाघेला राजवंश, जो और अंतिम जो राजा था वो था आपका कर्णदेव वाघेला। कौन था? कर्णदेव वाघेला, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी से जब ये हार जाता है तो गुजरात राज्य से हिंदू राजवंश जो अंतिम है खत्म हो जाता है। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासनकाल 1244 से 1304 तक चला? तो वो था आपका वाघेला राजवंश, ठीक है। अच्छा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? अच्छा, यहां पर बात आ रहा है अमीर खुसरो के बारे में। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में अगर बात आ रहा है तो अमीर खुसरो को लेकर के कुछ हम बातें यहां पर कर लेंगे। अमीर खुसरो, देखिए, अमीर खुसरो जो है अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो का जो है ये अपने शासनकाल में लगभग 9 सुल्तान को शासनकाल को देखता है। अमीर खुसरो अपने जीवन काल में 9 सुल्तान के शासनकाल को देखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 9 सुल्तान के शासनकाल को देखता है। और इस 9 सुल्तान में जो 2 सुल्तान थे उसका शासनकाल छोटा छोटा था तो उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 7 इंपॉर्टेंट सुल्तान थे उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक तो 9 सुल्तान। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में बात कर लेते हैं, अमीर खुसरो जी के बारे में। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है ये 1253 में होता है। कब? 1253 ईस्वी में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में होता है। और इसका अगर ओरिजिनल नाम कहता है ना कि बताइए इसका मूल नाम क्या था, अमीर खुसरो तो बोला गया, लेकिन इसका और असली नाम, पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इसका पूरा नाम था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम था, ठीक है। तो लास्ट वाला जो खुसरो था उसे उठा लिया गया था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली जगह नाम में हुआ था। अच्छा, अमीर खुसरो ने खुद को तोता ए हिंद की उपाधि भी दी थी। अमीर खुसरो ने खुद को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, अमीर खुसरो खुद को यह उपाधि देता है, ठीक है। 9 सुल्तान के शासनकाल को यह देखता है। अमीर खुसरो जो था यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कौन था? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा बात यह है कि अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा, भारतीय वीणा जो सरस्वती माता का वीणा है, तो भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिला करके सितार बनाया था। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने सितार बनाया था। किसको किसको मिला करके? तो भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिला करके सितार बनाया था। अमीर खुसरो ने ही तबला का भी प्रचलन किया था। तो तबला, सितार, इस सब का। और खुद को इसने तोता ए हिंद भी कहा था। तोता ए हिंद भी अमीर खुसरो ने खुद को कहा था। तो 1253 में इसका जन्म होता है और इसका मृत्यु जो है वो हो जाता है 1325 में। 1253 से 1325, और 1325 का जो समय रहता है वो किसका? हम आगे देखेंगे तुगलक वंश का। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है 1325 में, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक तक। तो ये जो है कौन कौन से क्या बोलते हैं सुल्तान के शासनकाल को देखा है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट है एक तो आपका बलबन। देखिए, बलबन तो इंपॉर्टेंट है। बलबन का पोता था कैकू
बाद उसके बहुत छोटा उसका शासनकाल रहा है तो उसे हमने हटा दिया, ठीक है। क्यूमर्स भी आ जाएगा। अब क्यूमर्स को मार करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का स्थापना करता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक, तो इसका शासनकाल रहा है 1296 से 1316 तक, तो अलाउद्दीन खिलजी को भी देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी को भी इसने देख लिया 1316 से 1320 तक, और 1316 से 1320 के बाद से क्या हुआ, तुगलक वंश का शासनकाल आता है। और तुगलक शासन काल में 1320 से 1325 तक कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल को यह देखता है। तो टोटल 9 सुल्तान को के शासनकाल को कौन देखा, तो अमीर खुसरो देखा। लेकिन यहां पर जो है एक पूछा जा रहा है कि बताइए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सबके समकालीन थे। अलाउद्दीन खिलजी का था, गयासुद्दीन तुगलक का था, इल्तुतमिश का था क्या, इल्तुतमिश का शासनकाल तो खुद हमने देखा कल ही, इसके पहले ही, कि इसका शासनकाल जो रहा है वो रहा है 1211 से 1236 तक। तो 1236 तक था तो 1253 में जन्म लिया, वो कैसे उसका शासनकाल देखेगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इल्तुतमिश नहीं, जलालुद्दीन खिलजी था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा है 1290 से 1296, और इसमें तो अमीर खुसरो था, ठीक है। अच्छा, अमीर खुसरो कौन था, अमीर खुसरो एक पोएट था। अमीर खुसरो एक पोएट था और अमीर खुसरो के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर लिया है। देखिए अमीर खुसरो के कुछ इंपॉर्टेंट रचना है उसे याद रखिएगा। एक तो अमीर खुसरो का है तुगलकनामा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद किरान उस सादेन है, किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, नूह सिपिहर, तुगलकनामा, ये सब इसके इंपॉर्टेंट रचना है। अच्छा, अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, और निजामुद्दीन औलिया ने इसे तरकुल्लाह कहा था। क्या, अमीर खुसरो को तरकुल्लाह कहा था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के, और निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तरकुल्लाह की उपाधि दी थी। अच्छा, किसे तोता ए हिंद कहा गया, तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा गया, और अमीर खुसरो ने खुद से यह उपाधि अपने आप को दी थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली, तो देखिए हमने क्या देखा, अमीर खुसरो तक देखा। अच्छा, अमीर खुसरो से पहले हम अभी देख रहे थे खिलजी वंश के बारे में, और खिलजी वंश में हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हमने देखा मुबारक खिलजी को, और मुबारक खिलजी के बाद हमने नसीरुद्दीन खुसरव शाह को देखा, और नसीरुद्दीन खुसरव शाह का मर्डर करके, उसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का स्थापना करता है। किसका, तुगलक वंश का स्थापना करता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति और अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर का राज्यपाल भी था, याद रखिएगा। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का स्थापना कब से कब तक, शासनकाल 1320 से लेकर के 1412, सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का ही रहता है। अच्छा, 1320 से 1412 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, 1320 से 1325 तक, 1320 से 1325 तक किसका शासनकाल रहा इस पर, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश पर किसका शासनकाल रहा भैया, तो 1320 से 1325 तक रहा गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता था। क्या, गाजी मलिक भी कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की माता जो थी वो एक हिंदू जाट थी, ठीक है, वो एक हिंदू जाट थी। अच्छा, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को, देखिए मंगोल और तो दिल्ली सल्तनत का ये सब का संघर्ष चलते रहता था। मंगोल चीनी होते थे और वो इधर आकर के हमेशा आक्रमण लगभग किया करते थे, ठीक है। तो मंगोलों को भारत से भगाने का काम गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और उसके बाद मलिक उल गाजी की उपाधि इसने धारण करी थी। उसके बाद खुसरव शाह से इसने दिल्ली को छीना था, और 1320 में ये सुल्तान बन गया, ठीक है, ये सुल्तान बन गया। अब यहां से क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन, कौन था ये, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, एक बार की बात है, ये जो है बंगाल अभियान पर था। गयासुद्दीन तुगलक जो था बंगाल अभियान पर था, और जब बंगाल अभियान से ये लौट रहा था तो हम आपको बता दें कि जो निजामुद्दीन औलिया के साथ, ध्यान से सुनिएगा, गयासुद्दीन तुगलक का जो संबंध था वो उतना अच्छा नहीं था। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौटते समय निजामुद्दीन औलिया को बोला कि हमारे लौटने से पहले तुम दिल्ली छोड़ दोगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और एक षड्यंत्र टाइप का हुआ था उस समय, किसके साथ मिलकर, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलकर। और वो जब
गयासुद्दीन तुगलक एक गांव था जिसका नाम था अफगानपुर, वहां पर विश्राम कर रहा था, सो रहा था और उसी समय उसका छत जो है उसके ऊपर गिर गया था, लकड़ी का छत था और गिर गया था और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी 1325 ईस्वी में। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आता है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1325 से 1351 तक। देखिए, सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक यही रहा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, उन सारे सुल्तान में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और इसने अपने शासन काल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अपने शासन काल में अपने शासन को अच्छे से दिखाने के लिए लोगों को ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इसके निष्फल हो गए। बहुत सारे ऐसे ऐसे डिसीजंस इसने लिए जो कि इसने अंधे मुंह की खाई, बहुत असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, चलिए यहां तो इतना हमने देखा। तो देखिए, इसमें से इसके असफल प्रयासों में से एक था, क्या इसने क्या क्या किया था? एक तो इसने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से कहां लेकर के गया अपना राजधानी? दौलताबाद। दौलताबाद कहां, कौन सा था? तो देवगिरी। याद रखिएगा, देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रहा, देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रखा। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। और दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी थी वो लगभग 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। और अपने दिल्ली के नागरिकों को, दिल्ली के जो भी जनता थे उसको पैदल ही दौड़ा दिया दिल्ली से दौलताबाद। तो ये एक तरह से कहा जाता है कि इब्न बतूता ने कहा था, इब्न बतूता बगल में जूता वाला नहीं, इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आए थे। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था। इसने कहा कि दिल्ली के नागरिकों को दंड देने के लिए इसने ऐसा करा था, दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि साउथ में अपना एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ये दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को लेकर के गया था और दिल्ली दौलताबाद का नाम देवगिरी रखा। ठीक है, चलिए, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। ठीक है, अब देखिए, देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया, कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया। अब यहां से क्या आता है कि दिल्ली से दौलताबाद किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां भी था। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां। और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद को उलुग खां की उपाधि दी थी, यानी कि उलुग खां की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने धारण करी थी। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित करी? तो दिल्ली से दौलताबाद। कहां? दिल्ली से दौलताबाद। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहां बदली गई थी? तो दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि देवगिरी। अब देखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद रखा था? देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि आपसे नहीं बनेगा, एक बार समझने के बाद बनेगा। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी था या मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करा था। ठीक है, अब यहां से आगे देखिए, सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दिल्ली फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक था, ये अपने अलुल जलूल फैसलों के लिए जाना जाता था। ठीक है, अलुल जलूल फैसलों के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट में एक खुरासान अभियान था। इसका क्या? खुरासान अभियान था। और उस अभियान में इसने क्या सोचा कि जो मंगोल हमेशा यहां आक्रमण कर देते हैं, तो हम ही जाकर के उस पर क्यों ना आक्रमण कर दे। ठीक है, मंगोलों पर हम ही जाकर के क्यों ना आक्रमण कर दे। और हिमालय वाले रीजन से, चूंकि हमारा ये भारतवर्ष है और भारत ये हिमालय है, और हिमालय के इस पार मंगोल चाइना है, तो इस पार ये क्या सोचा कि अपने सैनिकों को लेकर जाएंगे और मंगोल पर आक्रमण करेंगे और उसका काम तमाम करके खत्म कर देंगे। तो ये जो इसका डिसीजन था, जिसे खुरासान अभियान के रूप में देखा जाता है, इस अभियान में क्या होता है कि ये जब जाता है तो ये जो कुमाऊं पहाड़ी वाला, हिमालय पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इसमें से बहुत सारे सैनिक इसके मारे जाते हैं। और कहा जाता है कि 10,000 सैनिकों में से मात्र 10 सैनिक ही लौट करके आए थे। तो ये इसका एकदम जो डिसीजन था, बिल्कुल गलत, बिल्कुल वाहियात और बकवास था। और ये यहां से ऐसा, इसका मतलब फिर से खत्म हो जाता है। तो ये खुरासान अभियान। उसके बाद एक अभियान था इसका कराचील अभियान। इसने एक बहुत गलत एक डिसीजन लिया था और एक सांकेतिक मुद्रा का सांकेतिक मुद्रा, यानी कि टोकन मनी का, सांकेतिक मुद्रा का यानी टोकन मनी का इसने एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया था। और इसमें ये क्या किया था
देखिए, ये जो सांकेतिक मुद्रा था, इसके लिए ये 1329 से, चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल रहा है, वो कब से कब तक रहा है? तो वो रहा है आपका 1325 से 1351। तो 1329 में, 1329 के आसपास, 1329 सन 1329 ईस्वी के आसपास क्या होता है? विश्व स्तर पर सोना और चांदी का अ जो है वो मतलब एक तरह से चांदी का जो कमी हो जाता है बहुत तगड़े तरीके से। जब कमी हो जाता है तो ये क्या सोचता है, ये देखता है चीन का एक शासक था जिसका नाम था कुबलई खां। क्या? चीन का एक शासक था जिसका नाम था कुबलई खां, और इसने क्या किया था कि एक सांकेतिक मुद्रा चलवाया था, और इसी को देख करके मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सोचा कि चांदी के सिक्के के जगह हम क्या करेंगे, तांबे के सिक्के चला देंगे, और चांदी के सिक्के का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू हम तांबे के सिक्कों को दे देंगे, मतलब कि वैल्यू बराबर कर देंगे चांदी और तांबे के सिक्के का। अब जैसे ही इसने ऐसा किया तो लोग घरों में ही तांबे के सिक्के ढालने लगे, और जब तांबे के सिक्के ढालने लगे तो कालाबाजारी बहुत होने लगा, और इसके बाद इसको अपना जो ये डिसीजन था सांकेतिक मुद्रा वाला, इसे भी बदलना पड़ा था। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो ये चीन का जो कबलाई खां था, इसके मतलब इसका ये उदाहरण देकर के, ठीक है? इसका उदाहरण देकर के आगे देखिए क्या कहता है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था? तो ये सुल्तान दीवाने अमीर कोही जो था, ये किसने बनाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दीवान ए अमीर कोही, और इसका काम था एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को मतलब बढ़ावा देना, और किसान को डायरेक्टली सहायता देना, और किसान को डायरेक्टली सहायता देना जिससे कि अधिक से अधिक जमीन पर खेती किया जा सके। तो दीवान ए अमीर कोही का स्थापना कौन करवाता है? तो करवाता है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीकी यात्री, मोरक्को का एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आता है, और इब्न बतूता का जो ज्ञान देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का गाजी बना दिया। और एक बार की बात है, ये 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन भेजा था अपना राजदूत बना करके। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। और इब्न बतूता का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है रेहला। याद रखिएगा, इब्न बतूता। रेहला किसका लिखा बुक है? इब्न बतूता का। और इब्न बतूता ने इसमें सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था था उसका यहाँ पर विवरण दिया था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों को राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को किया था, ठीक है? इब्न बतूता को किया था। चलिए, मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ आए थे? कहाँ से? तो मोरक्को से आए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना करी थी? तो देखिए, उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना करने वाले जो दिल्ली के शासक थे वो थे आपके कौन? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक? तो जब किसका, जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पर। फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई यानी कि कजिन था। कौन? फिरोज शाह तुगलक, चचेरा भाई था। अच्छा, ये जो फिरोज शाह तुगलक था, ये पानी, मान के चलिए, ये नहरों को बनाने, ये नहरों का जो जाल है इसके लिए जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक। नहरों के जाल के लिए जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक। इसे आप याद रखिएगा। 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने शासन करा था। और इसने क्या किया है, उत्तर भारत में कई शहर बसाए, ठीक है? इसमें से आपको याद रखना है लगभग 300 से ज्यादा नए शहर उत्तर भारत में बसाए थे। किसने? तो ये बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें से कुछ प्रमुख जो सिटी हैं, जो मेन सिटी हैं, अपने बेटे फतेह खान के नाम पर, फतेहाबाद, इसने फतेहाबाद की स्थापना करी। अपना बेटा फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद, अपना चचेरा भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर या याद में जौनपुर का स्थापना किया इसने, ठीक है? जौनपुर का स्थापना किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक अपने नाम पर इसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद की स्थापना करी। हिसार, तो याद रखिएगा, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद, इन सब शहरों की, मेन मेन शहरों का स्थापना किसने किया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया है, ठीक है?
याद रखिएगा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक का इंपॉर्टेंट काम है कि इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और ये नहर जो थे यमुना नदी से हिसार तक 150 माइल लंबा था, लंबा नहर था, ठीक है? इसे भी याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, इसने ये जो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अच्छे काम किए थे और उस अच्छे काम में एक था आपका दीवान-ए-खैरात। क्या? दीवान-ए-खैरात। और दीवान-ए-खैरात के माध्यम से मुस्लिम अनाथ महिलाओं और विधवाओं को ये इकोनॉमिकली सपोर्ट करते थे दीवान ए खैरात के मदद से। आगे देखिए, एक इसने अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल भी बनवाई थी जिसका नाम था दार उल सफ़ा, ठीक है? दार उल सफ़ा, दार उल सफ़ा सरकारी अस्पताल था। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात विभाग किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए? तो मुस्लिम महिलाओं और स्त्रियों, विधवा स्त्रियों का मदद करने के लिए। और एक था दीवान ए बंदगान, तो गुलामों के लिए एक अलग विभाग बना दिया था इसने, दीवान ए बंदगान। देखिए, तैमूर के द्वारा किस शताब्दी में, किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था? तो देखिए, तैमूर लंग, याद रखिएगा, तैमूर लंग कब दिल्ली पर आक्रमण करता है? देखिए, सबसे लास्ट तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। कौन? नसीरुद्दीन महमूद। और इसका शासनकाल कब से कब तक? 1394 से लेकर के 1412 तक था। कब से कब तक? 1394 से 1412 तक नसीरुद्दीन महमूद। और इसी के शासनकाल में एक मंगोल जो था तैमूर लंग, आताताई आक्रमणकारी लुटेरा तैमूर लंग जो था, ये भारतवर्ष पर आक्रमण करता है। किसके शासनकाल के समय में? नसरुद्दीन महमूद, जो कि एक तुगलक वंश का शासक था, अंतिम शासक तैमूर लंग। इसने कब? 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में यहां पर आक्रमण करता है, ठीक है? और इसके बाद तुगलक साम्राज्य का अंत हो जाता है, तुगलक साम्राज्य का अंत हो जाता है। और 1412 ईस्वी में, 1412 ईस्वी में यहां पर एक जो था दौलत खां लोदी, याद रखिएगा, दौलत खां लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, दौलत खां लोदी। और दौलत खां लोदी को हरा देता है खिज्र खान नामक एक व्यक्ति ने 1414 में। दौलत खां लोदी को खिज्र खान नामक व्यक्ति ने 1414 में हरा दिया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। और दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने करी? 1414 में खिज्र खान ने। और 1414 से 51 तक सैयद वंश का स्थापना हो जाता है दिल्ली सल्तनत पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? आगे देखिए, 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा? तो ये फतेहाबाद जिले को किसने बसाया भैया? फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर, याद रखिएगा, 300 शहर की स्थापना करी थी। अच्छा, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा, इसने सैयद वंश का प्रारंभ किया था। 1414 में दौलत खान लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत पर जो है सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था, ठीक है? तो खिज्र खान सैयद राजवंश का संस्थापक था। तैमूर ने 1498 ईस्वी 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया और खिज्र खान ने तैमूर लंग की सहायता करी थी। और उसके जाने पर तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, ठीक है? और दीपालपुर के बारे में हमें पता है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर का राज्यपाल कौन था? दीपालपुर का राज्यपाल गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। ये सब हमें पता है। तो सैयद राजवंश की स्थापना किसने करी? बस आपको इतना ही याद रखना है। तो ये था आपका खिज्र खां। अच्छा, खिज्र खां के बारे में एक और बात याद रख लीजिएगा, इसने अपने आप को रैयत ए आला उपाधि भी धारण करवाई थी। रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण करी थी, ठीक है? आगे देखिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही यहां पर मेंशन किया गया है और जो नहीं मेंशन किया गया उसे हम आपको डिस्कस भी कर दे रहे हैं। तो सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो वंश आता है वो आपका कौन है? लोदी वंश, लोदी राजवंश। और ये लोदी वंश जो था, ये कहा जाता है कि लोदी वंश जो था ये अफगान वंश था, ठीक है? ये क्या था? अफगान वंश था, याद रखिएगा, अफगानी था। तो यहां से ये आ जाता है कि 1451 में, 1451 तक किसका रहा? सैयद वंश का। और 1451 के बाद लोदी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर कौन करता है? बहलोल लोदी। कौन करता है? बहलोल लोदी। कौन करता है भैया? बहलोल लोदी, जिसे कि बहलोल शाह गाजी के नाम से भी पुकारा जाता था, बहलोल शाह गाजी। अच्छा, जौनपुर जो बहलोल लोदी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर जीत
जीत बोला जाए तो जौनपुर को जीतना इसका सबसे इंपॉर्टेंट जीत था। किसका? बहलोल लोदी का। ठीक है, और अपने मौत से पहले बहलोल लोदी ने अपना तीसरा तीसरा जो इसका बेटा था, जिसका नाम था निजाम खां सिकंदर शाह, इसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। याद रखिएगा, बहलोल लोदी का तीसरा बेटा निजाम खां सिकंदर शाह इसका उत्तराधिकारी बना। निजाम खां सिकंदर शाह बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी बना था और सिकंदर लोदी के नाम से 1489 में, देखिए 1451 से 1451 से 1489 1489 तक किसने शासन किया? बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना भी इसी ने करी थी। और बहलोल लोदी का जो बेटा था, तीसरा बेटा सिकंदर लोदी, जिसका ओरिजिनल नाम था निजाम खां सिकंदर शाह, इसने सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया 1489 से 1517 तक। कब तक? 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी। अच्छा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। तो पूछा जाए कि किसने आगरा शहर का निर्माण किया या बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था और वहां पर इसने बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। किसके? बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं भी लिखता था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही, ये सब आप याद रखिएगा। तो सिकंदर लोदी के बारे में हमने इतना देखा। किसके बारे में? सिकंदर लोदी के बारे में। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट शासक लोदी वंश का है वो है आपका इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी और 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी का शासन रहा किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। और 1518 ईस्वी की बात है, इब्राहिम लोदी का शासन था उस समय दिल्ली सल्तनत पर। और इब्राहिम लोदी के साथ जो है खतौली का युद्ध होता है। किसके साथ? खतौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच, जिसमें कि महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और एक लास्ट युद्ध होता है जिसका नाम है पानीपत का पहला लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब होता है? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है और बाबर इसमें जीत जाता है। बाबर इब्राहिम लोदी को मार गिराता है। और याद रखिएगा, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के पूरे सुल्तान में से कोई भी सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत का युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था, सिवाय किसके? इब्राहिम लोदी के। सिवाय किसके? इब्राहिम लोदी के। और फरिश्ता नाम का एक जो इतिहासकार था, उसने कहा है इब्राहिम लोदी मरते दम तक लड़ा और सैनिक की तरह मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। तो ये हमने देखा पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वो किसने करी, किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी और किसके साथ? बाबर के साथ। और उसके बाद 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के बाद यहां पर मुगल वंश का स्थापना कर दिया। देखिए, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करा था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा का भी निर्माण करवाया था, आगरा शहर भी बसाया और मोठ की मस्जिद भी इसी ने बनवाया था। कब? तो ये देख लीजिए। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था। क्यों? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी इसीलिए बनाया कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। निम्न में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? तो ये इब्राहिम लोदी था। 1517 से 1526 और लास्ट में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहली लड़ाई किसके बीच होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी मारा जाता है युद्ध भूमि में और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा फारसी था। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद्ध है? देखिए, महरौली पिलर जो कुतुब मीनार कैंपस में है, महरौली स्तंभ, ठीक है, वो इसीलिए फेमस है कि वो इतने दिन से अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसका जो
एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील का जो इसका है, इस कारण से ये फेमस है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। किस टाइप का उसका जो प्रोसेसिंग होगा, कैसा होगा, स्टील का क्वालिटी इतनी अच्छी, वो लोग किस प्रकार से यूज करते होंगे, ठीक है ये। अच्छा, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है भाई? लौह स्तंभ कुतुब मीनार के जो कैंपस है वहां स्थित है लौह स्तंभ, ठीक है, लौह स्तंभ वहां स्थित। अच्छा, कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और ये जो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसके रेस्पेक्ट में किया गया था? तो एक सूफी संत था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रेस्पेक्ट में इस मंदिर, इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था? किसके द्वारा? तो ये शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने जिसका शासनकाल 1211 से 1236 तक रहा, इसने इस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। और एक समय ऐसा आता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार का जो चौथा मंजिल है वो पूरा तरह से टूट फूट जाता है। तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि चौथी मंजिल के जगह दो मंजिल बना देता है। मतलब तीसरा मंजिल तो था ही, उसके बाद चौथा मंजिल जब क्षतिग्रस्त हुआ तो इसको यहाँ रिपेयर करके ये चौथा मंजिल के जगह दो मंजिल बना देता है और कुतुब मीनार 5 मंजिला बन जाता है। तो याद रखेगा, कुतुब मीनार का 5 मंजिल तक का निर्माण किसने पूरा कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य जो है किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहां पर है ये भाई? तो ये है आपका कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा है, ठीक है। चलिए, अब कहता है अलाई दरवाजा दिल्ली स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए क्या है? एक प्रवेश द्वार है। दिल्ली का जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब बनवाया था, ठीक है। उसके बाद ये प्रवेश द्वार था अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अच्छा, निम्न में कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? देखिए, कुतुब मीनार परिसर में कुवत उल इस्लाम है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुब मीनार तो है ही, अलाई दरवाजा है ही, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का गेट है। लेकिन ये जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण अकबर ने कहां करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था, गुजरात अभियान के बाद। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, देखिए किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 1206 ईस्वी से 1210 तक रहा कुतुबुद्दीन का शासनकाल, तो इसी समय शुरू हुआ। उसके बाद 1210 से 1236 तक किसका शासनकाल रहा? तो इल्तुतमिश का रहा। इसने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। तो हम कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये पूरा भी हो गया। और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ये हमने देखा। और किसके याद में, किसके रेस्पेक्ट में, आदर में किया गया था इसका निर्माण? तो बख्तियार काकी, मतलब इस तरह से नाम है, देख लीजिए, ख्वाजा बख्तियार काकी ऐसा करके कुछ है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके बारे में तो हमने देखा ही है। अब दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। 3 मंजिल तो पहले ही फिरोज शाह कब तक? इल्तुतमिश तक पूरा हो गया था। चौथा मंजिल जब उसका क्षतिग्रस्त हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय, तो इसने 2 मंजिल और बना दिया, तो 5 मंजिल आए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारत में सही राजवंश का कालानुक्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आया, या आप भूलेंगे क्या? गुलाम के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद आया और सैयद के बाद लोधी आया। ये 5 राजवंश है। तो बताइए कौन सा सही है? तो ये सही है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। उससे पहले गुलाम। चलिए, अब देखते हैं भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक, इसमें 5 राजवंश ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि यहां पर कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, शम्स ए सिराज अरीफ जो है
ने तारिक ए फिरोज शाही लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहादरी, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी जो था जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहादरी लिखा। अमीर खुसरो का जो इंपॉर्टेंट बुक है उसे याद रखिएगा, अमीर खुसरो का तुगलकनामा था, हमने देखा था। किरास उस सादेन था और आसिका, ये याद रखिएगा, तुगलकनामा, किरास उस सादेन और किरासुसादेन, आसिका और तुगलकनामा, ये सब अमीर खुसरो का इंपॉर्टेंट बुक है। और इब्न बतूता का जो बुक है उसका नाम क्या है भैया, तो इसका रेहला नाम है, ठीक है, रेहला, याद रखे, याद होगा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्य के बारे में, किसके बारे में, क्षेत्रीय राज्य के बारे में। देखिए क्षेत्रीय राज्य की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब हम यहां से बात करते हैं किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल याद कीजिए। कब से कब तक, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 तक, 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि विद्वान था, शिक्षित भी था, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से, लेकिन ये अपने डिसीजंस के लिए बहुत ज्यादा इसको मतलब ये अब मतलब उल जुलूल डिसीजन ये लेता था। और जब ये मारा गया, जब इसकी मृत्यु होती, जब ये मर जाता है, तो बदायूनी नाम का एक साहित्यकार, इतिहासकार बोलता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिली। मतलब ऐसा ये नाक में दम कर देने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, तो ऐसा बोला था। तो क्षेत्रीय राज्य का जो मतलब कहा जाए कि 1325 से 1351 के टाइम पर, 1325 से 1351 मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ऐसा होता है कि यहां पर बहुत सारे क्षेत्रीय विद्रोह शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये उतना मतलब पढ़ा लिखा तो था, विद्वान भी था, लेकिन वैसे वैसे डिसीजन या लीडरशिप क्वालिटी इसमें नहीं थी। तो बहुत सारे विद्रोह शुरू हो जाते हैं। उनमें से कुछ विद्रोह ऐसे थे कि 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में क्या होता है, विजयनगर का विद्रोह होता है। विजयनगर का विद्रोह, और वहां पर क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना होता है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना होता है। वहीं पर 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में यही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देवगिरी में विद्रोह होता है और बहमनी राज्य बनता है। तो इसके शासनकाल में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य का भी उद्भव हो जाता है। पहला तो एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य, और बहमनी से भी बहुत सारे राज्य निकले हैं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले विजयनगर साम्राज्य को देख लेते हैं। किसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य को। ध्यान से सुनिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। कब, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया। किसने, 4 राजवंशों ने शासन किया। ध्यान से सुनिएगा, संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, साथ के साथ ये जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश, ये आपका विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश होते हैं। और चारों वंश में से संगम वंश जो विजयनगर साम्राज्य का अगर पूछा जाए डायरेक्ट, तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। और विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला वंश था संगम वंश, अगर ऐसे पूछा जाए तो संगम वंश की स्थापना किसने करी, हरिहर और बुक्का ने। किसने, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। तो हरिहर बुक्का संगम वंश। सालूब वंश का संस्थापक कौन था, विजयनगर साम्राज्य के अंदर सालूब वंश का संस्थापक था नरसिंह सालूब। कौन, नरसिंह सालूब, याद रखिएगा। तुलुब वंश का संस्थापक कौन था, तुलुब वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। देखिए, सालूब वंश का नरसिंह सालूब और तुलुब वंश का वीर नरसिंह, याद रखिएगा। और अराविडु वंश का था तिरुमल। अब यहां से होता है कि तुलुब वंश का जो एक इंपॉर्टेंट शासक था कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, जिसमें 4 राजवंश थे, संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। उसमें विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह, और तुलुब वंश का ही एक इंपॉर्टेंट शासक था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का जो शासनकाल होता है वो कब से कब तक होता है, 1509 से लेकर के 1529 तक, 1509 से लेकर के 1529 तक। और याद रखिएगा, ये जो विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश में 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय का जो शासन काल रहा है, इसमें कहा जाता है कि इस कृष्णदेव राय ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय का ये बुक है। और ये बुक किससे संबंधित था, तो ये राजकीय सब्जेक्ट पर आधारित बुक था, स्टेट सब्जेक्ट पर आधारित बुक था आमुक्त
माल्यद, और इस बुक को तेलुगु भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखा गया था कृष्णदेव राय के समय में, कृष्णदेव राय के द्वारा। अच्छा, कृष्णदेव राय का जो था, इसे कहा जाता है साहित्य का कृष्णदेव राय के शासनकाल को ध्यान से सुनिएगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल को साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय को एक उत्कृष्ट क्वालिटी का कवि और लेखक कहा गया था। इसकी रचना थी आमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना करी है, नागलपुर नगर की स्थापना करी है। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण कराया है, कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण करवाया है। कृष्णदेव राय के समय, कृष्णदेव राय के समय डोमिंगो पायस, ये अगर पूछा जाए कि कौन सा विदेशी यात्री जो कि डोमिंगो पायस था, वो किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करता है, तो विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण जो है डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में करता है, जो कि तुलुव वंश से संबंधित थे। अच्छा, कृष्णदेव राय के समय ही, कृष्णदेव राय के समय ही जो यहाँ पर कृष्णदेव राय के समय ही एक और पुर्तगाली लेखक, एक पुर्तगाली पोर्चुगीज लेखक बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा भी आया था, और डोमिंगो पायस भी, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, कृष्णदेव राय का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के साथ होता है, कुली कुतुब शाह के साथ होता है गोलकुंडा का युद्ध। कृष्णदेव राय के साथ गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ होता है? कुली कुतुब शाह के द्वारा, और कुली कुतुब शाह को यह हरा देता है। कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि ली थी? तो ये उपाधि लेते हैं आंध्र भोज की। कृष्णदेव राय की उपाधि थी आंध्र भोज की, और कृष्णदेव राय जो संरक्षक थे, या फिर यूं कहें कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि दरबार में वहां पर बसते थे, जिनको कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो अष्ट दिग्गज अगर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुव वंश से। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। और तुलुव वंश किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर। इतना हमने देखा यहां पर। अच्छा, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में। अच्छा, 1336 ईस्वी में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक से हरिहर बुक्का जब हार जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर से संत विद्यारण्य के से शिक्षा लेने के बाद ये फिर से क्या होता है, हिंदू धर्म में वापस आता है, और क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करती है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब करी थी? अब्दुल रज्जाक जो कि एक फारसी राजनयिक था, इसने संगम वंश के सबसे महान शासक, संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला वंश था संगम वंश के सबसे महान शासक देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक भारत आया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी, और ये कब आया था? 15वीं शताब्दी में। कब आया था? 15वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय। ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था आपका 1336 ईस्वी में। इसके बारे में तो हमने बात कर ही लिया है। 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर बुक्का ने स्थापित करा था? तो विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, विजयनगर। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, और विजयनगर साम्राज्य के एक वंश तुलुव वंश के शासक थे। तुलुव वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। कृष्णदेव राय ने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी इसकी रचना थी? आमुक्त माल्यद, जो कि क्या बोलते हैं, राजकीय विषय वस्तु पर आधारित बुक थी, और तेलुगु भाषा में लिखा गया था। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी हजारा की भी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसने अष्ट दिग्गजों को संरक्षण दिया था, और आंध्र भोज की उपाधि इसने ली थी। इसका युद्ध होता है गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ, और उसको यह हरा देता है। कृष्णदेव राय के बारे में इतना फिर से हमने देख लिया। निम्न में से महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन थे? तो मनु चरित्र के लेखक हैं अल्लासानी पेदन्ना, अल्लासानी पेदन्ना, अल्लासानी पेदन्ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? तो ये आपका है पुर्तगाली लेखक दुआर्ते बारबोसा। ये जो था कृष्णदेव राय, देखिए विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से 1529 तक। इसी के शासनकाल के समय में पुर्तगाली लेखक दुआर्ते बारबोसा आते हैं, और उन्होंने यहां पर दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए निम्न में से और एक डोमिंगो पायस, ये भी याद रख लीजिएगा। निम्न शासकों में कौन तुलुव वंश का था? तो तुलुव वंश का कृष्णदेव राय है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। देखिए
कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सी पुस्तक रचित थी? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट रिटेन बाय कृष्णदेव राय। तो ये था आपका आमुक्त माल्यद। ठीक है, आमुक्त माल्यद इनकी रचना थी। तालीकोटा का युद्ध, अब बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये तालीकोटा का युद्ध। कौन? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है 1565 में। 1565 ईस्वी की बात है, 1565 ईस्वी की बात है। तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध होता है, किसके 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 साथ होता है? तो विजयनगर, विजयनगर एक अकेला जो कि हिंदू शाही राज्य था, एक तरह से कह सकते हैं हिंदू राजा थे। और विजयनगर एक तरफ, और दूसरे तरफ जो था, दूसरा तरफ जो था वो बहमनी राज्य का जो अलग अलग राज्य थे, जैसे बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीदर था। याद रखिएगा, विजयनगर और किसके बीच में? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। मतलब हम जानते हैं बहमनी साम्राज्य में कितने राज्य थे? तो बहमनी साम्राज्य में था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। लेकिन बरार जो है इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। बरार को छोड़कर 4 जो राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये इस युद्ध में शामिल हुआ था। विजयनगर और किसके इसके बीच में, मतलब जो हमने कहा बीजापुर, अहमदनगर। तो ये तालीकोटा का युद्ध था। और तालीकोटा के युद्ध जब हुआ था 1565 में, उस समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। कौन था? सदाशिव राय। विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। लेकिन सदाशिव राय उस समय केवल शासक था, नाम मात्र का। जो पूरा का पूरा शक्ति था राम राय के हाथों में थी, राम राय के हाथों में थी। पूरा का पूरा जो मेन शक्ति था वो राम राय के हाथ में थी। और राम राय को हुसैन निजाम शाह ने इनका वध कर दिया था। ठीक है, राम राय का वध हुसैन निजाम शाह ने कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से बरार संयुक्त जो कि विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना के साथ तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। और इसके बाद जो था विजयनगर का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, विजयनगर का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रक्तपात इसमें हो चुका था, हानि क्षति हुई गई थी। तो राम राय एक योग्य शासक था, इसके बारे में तो हमने देख लिया। चलिए, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, कहा जा रहा है कि हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। किसका? तो हम्पी में जो स्थित स्मारकों का समूह है एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और यह हम्पी जो था तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। अब यह नगर हम्पी के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन शानदार नगर अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष अंश में उपस्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यानी कि हम्पी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। तो प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि कर्नाटक में अभी है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। किसमें? कर्नाटक में। अब देखिए, निम्न में से किस सल्तनत पर निजाम शाही राजवंश का शासन था? देखिए, हम सबसे पहले बहमनी, एक तो हमने क्या देखा? विजयनगर साम्राज्य। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। हमने कहा था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, तो उस समय बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट राज्य साम्राज्य निकल के आया। एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में करी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में। 1347 में कौन करता है? जफर खान करता है। कौन? जफर खान। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफर खान करता है। और ये अपना बहमनी साम्राज्य का इसने नींव रखा। अच्छा, बहमनी साम्राज्य का इसने राजधानी कौन सा रखा? गुलबर्गा रखा। बहमनी साम्राज्य का राजधानी कौन सा? गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा, याद रखिएगा। अच्छा, इसने अपने बहमनी साम्राज्य को 4 तरफ से बांटा, 4 प्रांतों में बांटा। कौन कौन प्रांत थे? तो याद रखिएगा, इसने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा। एक तो गुलबर्गा था, दूसरा दौलताबाद था, तीसरा बीदर था और चौथा बरार था। कौन कौन? गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, बहमनी साम्राज्य से आगे चल करके जो अलग अलग राज्य जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो बहमनी साम्राज्य से 5 राज्य अलग हो जाते हैं, जिनमें से था आपका बरार,
याद रखिएगा बरार, जिसका संस्थापक कौन था? बरार का फतेह उल इमाद शाह। याद रखिएगा संस्थापक फतेह इमाद शाह। और ये बरार में कौन सा राजवंश था? बरार में इमाद शाही राजवंश। तो राजवंश के बारे में हम देख लेते हैं। एक तो बरार जिसमें इमाद शाही राजवंश था, बीदर जिसमें बरीद शाही राजवंश था, गोलकुंडा जिसमें कुतुब शाही राजवंश था, बीजापुर जिसमें अदिल शाही राजवंश था, और अहमदनगर जिसमें निजाम शाही राजवंश था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बरार जिसमें इमाद शाही राजवंश था, बीदर जिसमें बरीद शाही राजवंश था, गोलकुंडा जिसमें कुतुब शाही राजवंश था, अहमदनगर जिसमें निजाम शाही राजवंश था, और बीजापुर जिसमें अदिल शाही। तो अब आप बताइए कि यहां पर निजाम शाही राजवंश किसमें था? तो निजाम शाही राजवंश का शासन ये अहमदनगर में था। गोलकुंडा में किस राजवंश का शासन था? तो कुतुब शाही का। किसका? कुतुब शाही का। अच्छा, बीजापुर में किस राजवंश का शासन था? तो अदिल शाही राजवंश था। क्या? अदिल शाही राजवंश था। और बरार में कौन सा राजवंश था? इमाद शाही। और एकमात्र बच जाता है, हमने देख लिया बीजापुर, हमने देख लिया अहमदनगर, हमने देख लिया गोलकुंडा, हमने देख लिया, हम बीदर नहीं देखें तो बीदर में बरीद शाही का राजवंश था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाही के द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह किसका संस्थापक था? गोलकुंडा राज्य का संस्थापक था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा साम्राज्य का, गोलकुंडा राज्य का संस्थापक था। और राजशाही कौन सा? कुतुब शाही। कुतुब शाही तो याद रह गया। तो ये जो गोलकुंडा के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण 1551 ईस्वी में, 1551 ईस्वी में हैदराबाद में कुतुब शाही वंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। किसने चार मीनार बनवाई? तो कुली कुतुब शाह ने। किसने? गोल गुंबज किस सदी में बना था भाई? तो गोल गुंबज बना था 17वीं सदी में। गोल गुंबज 17वीं सदी में। तो देखिए, गोल गुंबज बीजापुर, और बीजापुर में किस राजवंश का शासन था? अदिल शाही का। तो याद रखिएगा, बीजापुर के अदिल शाही राजवंश का सुल्तान मोहम्मद अदिल शाह ने गोल गुंबज का, मतलब इसका मकबरा है गोल गुंबज, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, और इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। ठीक है, और इसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा, दाबुल के याकूत ने करवाया था। अब यहाँ से देखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि गोल गुंबज या गोल गुंबद जो है वो मोहम्मद अदिल शाह का मकबरा है। किसका? तो बीजापुर का गोल गुंबद। किसका? बीजापुर का गोल गुंबद। और बीजापुर में किस राजवंश का शासन था? अदिल शाही का। किसने इसका स्थापना करा था? यूसुफ अदिल शाह ने। यूसुफ अदिल शाह ने। और बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो मोहम्मद अदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद है मोहम्मद अदिल शाह का मकबरा। मोहम्मद अदिल शाह का मकबरा। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, बीजापुर के कर्नाटक। ठीक है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? विच पार्ट ऑफ द इंडिया डिड द निजाम्स ऑफ आसफ जाही डायनेस्टी रूल? ठीक है, तो ये किस पार्ट में किया था भाई? तो ये दक्कन प्रांत में, भारत के दक्कन प्रांत में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया। और आसफ जाही वंश की स्थापना मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने 18वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने करा था। जोधपुर के किले का निर्माण जो है राव जोधा जी ने 1459 में, जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने 1459 ईस्वी में करा था। और जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। मैसूर महल को अंबा बिलास के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर महल को अंबा बिलास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो जो जैसलमेर का किला है उसे गोल्डन फोर्ट के या सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर जो जितने भी पत्थर यूज हुए हैं, पीले पीले जो भी ये सुनहरे कलर के, सुनहरे पीले पत्थरों के बने हैं, और जब इस पर सूरज की किरण पड़ती है तो इस तरह से चमकता है, भव्य जो दृश्य है, उसी कारण इसे कहा जाता है गोल्डन फोर्ट। ठीक है, सोनारी किला। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, टावर ऑफ विक्ट्री, किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है ये किसने बनाया है? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो राजस्थान के जयपुर में प्रसिद्ध हवा महल है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर की पहचान मानी जाने वाली हवा महल 5 मंजिला भवन है। इसका निर्माण कचवाहा वंश के सवाई, याद रखिएगा, कचवाहा वंश के सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। देखिए, जयपुर का जो हवा महल है इसका निर्माण कछवाहा वंश के सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में करवाया गया था। लालचंद उस्ता
हवा महल के वास्तुकार थे और यह जो बनाया गया था हवा महल, ये किस लिए बनाया गया था? तो शाही परिवार की महिलाएँ जो हैं शहर को अच्छे से देख पाएँ, किस तरह से वहाँ लोग रहते हैं, कैसे जल से लगते हैं, तो इसीलिए ये 5 मंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था। हवा महल किसके द्वारा? सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा कछवाहा वंश के 1799 में। हवा महल किसने बनाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 में कछवाहा वंश के। और इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? लालचंद उस्ता। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में स्थित है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। रणथंभौर का किला जो है वो राजस्थान में ही है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है। कौन कौन? जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। देखिए महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाए गए वेधशालाएं हैं बहुत सारी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से देखिए कौन सा है, यहां देख लेते हैं। जंतर मंतर दिल्ली, दिल्ली का जो जंतर मंतर है एक वेधशाला है जो महाराजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया है। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाया था और खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले ये जो राजस्थान के कछवाहा राजपूत शासक मतलब कौन सा था? जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली के जंतर मंतर के अलावे उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में, मथुरा, बनारस, इन जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर के अलावे उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर में भी वेधशालाएं बनाई थी। तो जंतर मंतर कहाँ है भाई? तो जंतर मंतर राजस्थान में भी है। जंतर मंतर राजस्थान में भी है, उज्जैन में भी है, मथुरा में भी है, बनारस में भी है और जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। दिल्ली में तो है ही। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी जो थी अहमदनगर। और अहमदनगर के बारे में हमने क्या देखा था कि अहमदनगर में किस राजवंश का शासन था? तो याद रखिएगा निजाम शाही शासन वंश। अहमदनगर का जो संस्थापक था कौन था? मलिक अहमद। अहमदनगर मलिक अहमद। और चांद बीबी अहमदनगर के ये तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीवी की शादी बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर में किसका शासन था? बीजापुर में आदिल शाही राजवंश का शासन था। तो बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह के साथ चांद बीवी का शादी किया जाता है और 1579 ईस्वी में चांद बीवी की पति जो अली आदिल शाह था उसका मृत्यु हो जाता है और उसके बाद चांद बीवी का जो नाबालिग बेटा इब्राहिम आदिल शाह है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की इसे गार्जियन बनना पड़ता है और वो बन गई। 1584 ईस्वी में चांद बीवी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई। 1584 ईस्वी में चांद बीवी जो है बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई। 1595 ईस्वी में मुगल सेना ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस समय मुगल सेना का इसने बखूबी बहुत बहादुरी के साथ भी क्या किया था? मतलब सामना किया था। चलिए निम्न में कौन सा किला काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था? तो काकतीय राजवंश के द्वारा गोलकुंडा का किला बनवाया गया था। गोलकुंडा का किला काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, रानी रुद्रमा देवी जो थी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की और काकतीय राजवंश के द्वारा गोलकुंडा का किला बनवाया गया था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से है? तो काकतीय राजवंश से। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1000 ईस्वी में इस किले को बनवाया गया था, चंद्रगिरी के किले को। बाद में जब यहां पर विजयनगर साम्राज्य का आधिपत्य हुआ तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों के कंट्रोल में आ गया था ये चंद्रगिरी का किला। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था? तो जौनपुर सल्तनत पर जौनपुर का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। और मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां या उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। तो जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। तो हमने अभी तक इतना देखा, अब हम देखते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन पर जितना डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है वो काफ़ी है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन में सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज़ बीन यूज्ड बाय सूरदास इन हिज राइटिंग्स? तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ब्रज भाषा का। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और सूरदास की रचनाओं में से जो प्रमुख है, एक आपका सुर
सारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। सूरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाओं में। देखिए पुष्टि मार्ग नामक जो भक्ति संप्रदाय हैं इनके संस्थापक थे वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। और ये जो पुष्टि मार्ग है वैष्णव संप्रदाय के अंदर आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है और पुष्टि मार्ग जो भक्ति संप्रदाय है इसके जो संस्थापक या है वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1534 ईस्वी में पुरी में हो जाती है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में और 1534 ईस्वी में इनकी मौत पुरी में हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया था, इसके बारे में आपको पता होगा। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि राम पंथ के अग्रणी कौन? राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो ये आपके तुलसीदास ही हैं, ठीक है, तुलसीदास जी हैं। तो चलिए, तुलसीदास राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की थी। अंग्रेजी संस्करण में पोयम शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका एक अर्थ पद्य काव्य भी होता है, जबकि हिंदी संस्करण में कविता शब्द का प्रयोग हुआ है जो भ्रम उत्पन्न करता है। ये सब कुछ बातें हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन है? तो रामानंद। याद रखिएगा, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन है? तो ये रामानंद है। और अगर हम रामानंद जी के बारे में बात करें तो रामानंद जी का अगर कहा जाए तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अगर कोई हैं तो वो पहले प्रवर्तक हैं रामानंद। उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं, जो अगुवाई जिन्होंने करी, तो वो आपका रामानंद है। और रामानंद का जन्म हुआ था 1299 ईस्वी को। कब? रामानंद जी का जन्म 1299 में कहाँ पर हुआ है? प्रयाग में हुआ है। कहाँ पर? प्रयाग में रामानंद जी का जन्म 1299 में हुआ। और याद रखिएगा, रामानंद जी अपने जो भी संदेश उपदेश थे, प्रचार प्रसार किस भाषा में इन्होंने किया था? अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा हिंदी भाषा में। और रामानंद जी का ही एक इंपॉर्टेंट शिष्य है। रामानंद जी के 12 शिष्य हुए और उन 12 शिष्यों में कबीर जी रामानंद जी के शिष्य थे। तो याद रखिएगा कबीर जी के बारे में। तो कबीर जो है, कबीर पंथ के बारे में आपने सुना ही होगा। तो कबीर जी जो है रामानंद जी के ही शिष्य थे। 12 शिष्यों में से एक। कबीर जी का जो पालन पोषण होता है वो जुलाहा दंपत्ति के द्वारा होता है। जुलाहा दंपत्ति नीमा के द्वारा। अच्छा, कबीर जी का एक इंपॉर्टेंट बुक पूछा जाता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में कि बताइए बीजक किनके द्वारा लिखा गया है? तो कबीर जी के द्वारा। और कबीर जी के जो उपदेशों का जो कलेक्शन है वो बीजक में है, ठीक है, बीजक में है। कबीर जी का जो कुछ रचनाएं हैं उनमें से याद रखिएगा साखी, सबद है, रमैनी है, ये सब है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव जो थे वो बसवन्ना के अनुयायी थे। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव जो थे वो बसवन्ना के अनुयायी थे। 12वीं सदी में दक्षिण भारत में शैव धर्म का ही एक संप्रदाय था। वीरशैव या लिंगायत का व्यापक प्रचार हुआ था। तो जो साउथ में शैव धर्म का प्रचार है व्यापक तरीके से हुआ है और इसके अधिकांश उपासक जो थे वो कर्नाटक में थे। वीरशैव मत के संस्थापक बसवन्ना या बसव थे। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? तो शंकरदेव। कौन थे? शंकरदेव, याद रखिएगा, ठीक है, शंकरदेव याद रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, शंकरदेव 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे। उनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है शंकरदेव की, ठीक है, शंकरदेव की। आगे देखिए, व्याख्यान का वह संग्रह जिसे बीजक कहते हैं किसके द्वारा रचित है? तो अभी हमने देखा कबीर जी के द्वारा रचित है। चलिए कबीर जी के बारे में हमने बात कर लिया है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो अवधी भाषा में लिखा है, ठीक है, अवधी भाषा में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस को सामान्यतः तुलसी रामायण या फिर तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है, ठीक है, तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
दरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है वो किस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी कहा जा रहा है? तो ये है आपका अजमेर में, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह राजस्थान के अजमेर में है, इसे दरगाह अजमेर शरीफ भी कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित का सही मेल है? तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में है, ठीक है। चलिए, शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में स्थित है और चलिए निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है ये दिल्ली में है ना कि आगरा में। तो और बाद बाकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली में है, शेख नवाजुद्दीन सिद्दी चस्ता अजमेर में है। आगे देखिए मुंबई हाजी अली दरगाह ये मुंबई में है, तो ये सब सही है। बाद बाकी शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है ये दिल्ली में है ना कि आगरा में। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को ईदगाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सूफी संत और सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन को देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा एक क्लास हमारा होगा और हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो कवर हो जाएगा, मतलब मुगल काल को पूरा एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुगल काल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाएगा। इसको अच्छे से समझना होगा, केवल सवाल को ही नहीं बल्कि जितने भी डिटेल्स यहाँ पर हम दे सकते हैं उसमें मुगल काल में हम दे देंगे, और इसके अलावा आपको पढ़ना भी नहीं है, जितना यहाँ पर करवा दिया जाएगा। तो मुगल काल हमारा एक क्लास में हो जाएगा, उसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे इसी बुक से, और फिर हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और भी सारे सब्जेक्ट 60 दिनों में। अगर आप इस सेशन को लगातार फॉलो करते हैं और लास्ट तक इस सेशन को देखते हैं तो यकीन मानिए जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, जेएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, पीटी तक में इस बुक से सवाल आएंगे, और इसमें जो सवाल केवल बुक से ही नहीं और भी डिटेल्ड जो भी होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत को अगर अप्रिसिएट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप में अपना स्टेटस लगाइए, इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।